हेलो बच्चों, मेरा नाम है संजय और आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल के रिवीजन। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि ये सर्कल किसे कहते हैं, कौन कौन से टर्म्स है जो कि सर्कल से रिलेटेड है, और इस चैप्टर में ऐसा टॉपिक है जो कि पिछले क्लास के चैप्टर से थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि सर्कल किसे कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं एक बहुत ही अगर छोटे बच्चों वाला डेफिनेशन दूं तो सर्कल का मतलब होता है एक राउंड फिगर, बस खत्म। लेकिन इससे बहुत सारी डिटेलिंग मिस हो जाती है कि यार राउंड फिगर क्या है, राउंड फिगर तो यार ओवल भी होता है। ठीक है ना। राउंड फिगर तो कई सारी चीजें होती हैं। तो सर्कल कैसे डिफाइन हुआ? तो देखो, सर्कल डिफाइन करने के लिए ना आपको थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझो कि थोड़ा सा बेसिक बड़े वाला डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हम मानेंगे कि यार ये ना एक प्लेन है। प्लेन किसे कहते हैं? देखो, मैथमेटिक्स में प्लेन को कहा जाता है एक समतल सरफेस, पूरा का पूरा सरफेस। ठीक है ना। जैसे कि एक कागज का प्लेन होता है, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा प्लेन है जिसका कोई भी एंड नहीं है। ठीक है कि नहीं है? और प्लेन बनता है किससे करके? प्लेन बनता है कई सारे छोटे छोटे हजारों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से। ठीक है कि नहीं है? अब हम क्या करेंगे, इन्हीं इनफाइनाइट पॉइंट्स में से ना हम कुछ पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने क्या करा, इन कुछ पॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट करा, लेकिन मैं कैसे सेलेक्ट करूं? मैं रैंडमली तो सेलेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे तो मैं किसी को एक यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक वहां सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इनको सेलेक्ट करने का, इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करने का भी ना एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। प्रोसेस होता है ये सबसे पहले आपको स्टार्ट करने का पढ़ना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा एक फिक्स्ड पॉइंट से। और अब आप बाकी सारे पॉइंट्स कैसे सेलेक्ट करोगे? बाकी सारे पॉइंट्स आपको ऐसे सेलेक्ट करने कि वो सारे पॉइंट्स इस एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो मैंने क्या करा है, वो सारे के सारे पॉइंट्स में छाट रहा हूँ। थोड़ा हो सकता है सर्कल ठीक से ना बन रहा हो, ठीक है, लेकिन एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं। तो ये मैंने सबसे पहले पॉइंट ढूंढा था, और फिर इसके इर्द गिर्द मैंने वो सारे के सारे पॉइंट मैंने खोजे जो कि इस एक पॉइंट से इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर है। आप ये भी कह सकते हो कि कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। ठीक है ना। और ये जो सारे के सारे पॉइंट्स के कलेक्शन मैंने यहाँ पर जमा करे, एक बार अगर मैंने इन सबको आपस में जोड़ दिया तो जो फिगर बन करके आएगी उस फिगर को कहा जाएगा सर्कल। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में बताऊं तो अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन होती है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। देखो बच्चों, ये है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ठीक है ना। पूरा बता देता हूँ डेफिनेशन क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो ये है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंट। ये डिस्टेंस बराबर 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 एक और डिस्टेंस बराबर एक और डिस्टेंस। ये सारे के सारे डिस्टेंस आपस में इक्वल है, और ये सारे के सारे फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है ना। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को जब हमने मिलाया तो जो फिगर हमारे सामने बन करके आया, इसको क्या बोला जाएगा? सर्कल बोला जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सर्कल। वैसे पता नहीं, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, जिसको मिटा करके मैं अच्छा सा बना देता हूँ। ठीक है ना। बेसिकली ऐसा, लेकिन इसको थोड़ा सा सफेद करेंगे हम। ठीक है। तो बच्चों, ये रहा सर्कल। सही में आ गया होगा यहाँ तक? क्या हुआ? अब इस चैप्टर में ना आपको कुछ टर्म्स हैं वो आपको पहले से समझ में आ जाने चाहिए, तभी आपको चैप्टर के बाकी सारे क्वेश्चन और कुछ जो थ्योरम्स है वो समझ में आएंगे। तो जो सबसे पहली चीज है वो है ये कि सर्कल तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में यूज करा था फिक्स्ड पॉइंट। वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? वो फिक्स्ड पॉइंट का मतलब होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो सर्कल का सेंटर होता है वो होता है फिक्स्ड पॉइंट। तुम इसको ऐसे ही समझ सकते हो, जब तुमने कभी कंस्ट्रक्शन बचपन में पढ़ा होगा और तुम्हारे पास कभी वो कंपास आया होगा, तो कंपास से आप सर्कल बनाने का प्रोसेस क्या होता था मालूम है? आप कंपास को एक पॉइंट पर फिक्स रखते थे और पेंसिल को रखते थे कहीं पर भी जहां तुमको अच्छा लगता हो, और फिर बना देते थे एक ऐसा मस्त सा एक ऐसा राउंड फिगर। ठीक है कि नहीं है? और वो एकदम बढ़िया सा सर्कल बनता था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप एक पॉइंट को फिक्स करते थे, और उस फिक्स पॉइंट को बाद में जाकर के हम लोग मानते थे सर्कल का सेंटर, और वो बनता भी था सर्कल का सेंटर। ठीक है ना। तो ये है बच्चों हमारा वो फिक्स्ड पॉइंट, एंड इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब मैंने बार बार ये भी बोला था डेफिनेशन में कि सर्कल के हर पॉइंट सर्कल के फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो ये वाला जो इक्वल डिस्टेंस है ना बच्चों, इसको बोला जाता है रेडियस। ठीक है कि नहीं है? कई सारे रेडियस बना सकते हो, बस तुमको करना है क्या है, सेंटर से लेकर के बाउंड्री को जोड़ देना। ठीक है कि नहीं है? तो सेंटर से लेकर के जितनी बार बाउंड्री को जोड़ोगे उतनी बार आप रेडियस यहाँ पर बनाते रहोगे। तो ये है सेंटर, ये है रेडियस। जितनी रेडियस बनेगी सारी की सारी आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ऑब्वियस सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस से हैं सेंटर से। सही में आ गया होगा यहाँ तक का? अच्छा, इसे क्या कहा जाएगा भाई? ये सारे के सारे पॉइंट जो कलेक्ट हो रखे हैं यहाँ पे, तो बच्चों इसको कहा जाएगा बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। बाउंड्री ऑफ सर्कल। ठीक है कि यहां तक? बाउंड्री ऑफ अ सर्कल बच्चों, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल
क्लियर है यहाँ तक का? तो ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट, ये हो गया इक्वल डिस्टेंस यानी कि रेडियस, और ये हो गया जो सारे के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन। सारे के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या बनाता है? सर्कल की बाउंड्री। तो बेसिकली ये हो गया यहाँ तक का खत्म। अब थोड़ी बहुत चीज और समझेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉर्ड क्या होता है। रेडियस हमको समझ में आ गया, सेंटर से लेकर के बाउंड्री को जोड़ दो, उसे कहते हैं रेडियस। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड का मतलब होता है सर्कल की बाउंड्री के कोई भी दो पॉइंट को आपको जोड़ने हैं। सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट को जोड़ दिए, बन गया कॉर्ड। सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट को जोड़ दिए, बन गया कॉर्ड। क्लियर है कि नहीं? सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट को ऐसे जोड़े कि वो सेंटर से भी पास हो रहा है। तो बच्चों अब ये कॉर्ड को ना एक नया नाम दिया जाएगा। ये कॉर्ड तो कहलाएगा ही कहलाएगा, लेकिन क्योंकि ये बाकी कॉर्ड से थोड़ा सा अलग कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सेंटर से पास हो रहा है, तो इसको कहा जाएगा बच्चों डायमीटर। क्लियर है कि नहीं? तो इफ अ कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द सेंटर देन इट इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है। अच्छा, एक और बात, फन फैक्ट, कि डायमीटर जो होता है ना वो सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाता है। ठीक है कि नहीं? डायमीटर इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अच्छा, ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। ठीक है ना, कॉर्ड के बारे में समझ में आ गया तुम्हारे को? तो यानी कि कॉर्ड वो होता है जो सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट को जोड़े। अच्छा, एक और लाइन होती है जो ऐसा आती है और सर्कल को ऐसे काट करके चले जाती है। पॉइंट को जोड़ते नहीं है, आई सर्कल को काटी और निकल गई। ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको भी हम लोग कॉर्ड बोलेंगे क्या? नहीं यार, इसको हम लोग कॉर्ड नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है ना? तो कॉर्ड वो होता है जो सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट को जोड़े। सीकेंट वो होता है जो सर्कल की बाउंड्री को इंटरसेक्ट करके चले जाए। अब इन तीन दोनों के अलावा ना एक लाइन और है जो कि सर्कल के साथ इंटरेक्ट करती है। वो कुछ इस तरह से होता है कि वो आता है पता नहीं कहां से, उस सर्कल को छूता है और छू करके निकल जाता है। ऐसे आया और टक से छू करके चला गया। ठीक है कि नहीं? आया और टक से छू करके सर्कल को चला गया, आया छू करके चला गया। तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि यार ये ना तो कॉर्ड की तरह दो पॉइंट को जोड़ रहा है और ना ही सीकेंट की तरह सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो आ रहा है, सर्कल को एक पॉइंट पे छू रहा है और वहां भाग जा रहा है। तो बच्चों ऐसे लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। समझ में आ गया? ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंट। स्पर्श रेखा बोलते हैं हिंदी में। स्पर्श मतलब होता है कि छू के चला जाता है। अब सर्कल की बाउंड्री में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। ये आता है और सर्कल की बाउंड्री के सिर्फ एक पॉइंट को छू करके जाता है। सिर्फ एक पॉइंट को छू करके आता है, आया सर्कल की बाउंड्री के एक पॉइंट को छुआ और चला गया। तो बच्चों इसको कहा जाएगा टेंजेंट। अब इसका मतलब ये हुआ कि यार सर्कल की बाउंड्री में तो कई सारे पॉइंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यार अगर हर पॉइंट से एक टेंजेंट अगर गुजर रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से कितने टेंजेंट गुजरेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यहाँ तक एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। क्लियर कि नहीं है? क्वेश्चन थोड़ा सा मॉर्फ भी किया जा सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना? बेसिकली यहाँ पे अब तुमको तीन चीजें समझ में आ गई होगी कि कॉर्ड किसे कहते हैं, सीकेंट किसे कहते हैं, टेंजेंट किसे कहते हैं। कॉर्ड सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट को जोड़ेगा, सीकेंट काट के निकल जाएगा, टेंजेंट आता है एक पॉइंट पर टच करता है चला जाता है, बात खत्म। क्लियर हो गया यहाँ तक का? क्या हुआ? अब देखो इससे रिलेटेड हम बहुत ही कम पढ़ेंगे, क्योंकि यार इससे रिलेटेड हमने 9th क्लास में काफी सारे थ्योरम पढ़ी है। 9th क्लास में कुल मिलाकर के 12 या 13 थ्योरम थी, कॉर्ड से रिलेटेड, आर्क से रिलेटेड, सेगमेंट से रिलेटेड। लेकिन इस चैप्टर में डेडिकेटेड है सिर्फ एक चीज, क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं उसको। ठीक है ना? तो टेंजेंट से रिलेटेड ही थ्योरम है। ठीक है ना? अब क्योंकि 9th क्लास में तो 12-13 थ्योरम थे, तो 10th क्लास में तो और ज्यादा होंगे। दो थ्योरम है, सिर्फ और सिर्फ दो थ्योरम है। ये नहीं, वो दो थ्योरम, ये है थ्योरम नंबर 1 और ये है थ्योरम नंबर 2, और ये दोनों के दोनों थ्योरम आपके रिलेटेड हैं किससे? टेंजेंट से। ठीक है कि नहीं है? इन दोनों थ्योरम को हम क्या करेंगे, एक बार ठीक से समझेंगे। टेंजेंट तो हमको समझ में आई है, इन दोनों थ्योरम को एक बार एक काम करेंगे, ठीक से समझेंगे ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, और फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है कि नहीं? स्टार्ट एकदम बेसिक से करेंगे, एकदम जीरो लेवल से बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। जीरो बोलना ठीक नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो पता ही होगा तुम्हारे को। तो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे एकदम टॉप एडवांस लेवल तक। तो जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता होगा आज की क्लास में वो सारे के सारे ट्राई करेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो बी प्रिपेयर्ड। और हाँ, अगर तुम में से किसी बच्चों को अगर कुछ भी अगर डाउट आ रहा हो तो इसके कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को प्लीज मेंशन करना। इससे और बच्चों की भी हेल्प होगी और कम से कम मेरी तो हेल्प होगी, कम से कम मेरे को फीडबैक मिलता रहेगा। ठीक है कि नहीं है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रही बच्चों सर्कल की पहली थ्योरम और टेंजेंट के साथ। क्या है? पीले पेन के साथ ऑरेंज पेन के साथ समझेंगे हम। देखिए क्या,
तो बोला जा रहा है क्या, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो टेंजेंट होता है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अच्छा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो बताया नहीं मैंने, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बच्चों इसे कहते हैं जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करता हुआ फिर चला जाता है। तो क्योंकि इस पॉइंट पर कांटेक्ट हो रहा होता है, टेंजेंट का सर्कल के साथ एक कांटेक्ट बन रहा होता है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है कि नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाएगा इसको। देखिए तो बच्चों ये रहा एक टेंजेंट और ये रहा एक सर्कल और ये रहा एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये गया यहां से टेंजेंट। ठीक है कि नहीं है। तो थ्योरम क्या बोल रही है, थ्योरम बोलती है कि अगर कोई टेंजेंट सर्कल को टच करके जाएगा तो सबसे पहले तो ये बनेगा एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होगा ना वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर विद द टेंजेंट। ठीक है कि नहीं है। तो जब भी कोई टेंजेंट सर्कल को टच करके जाएगी तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होगा वो क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। सबको समझ में आ गया यहां तक का। ठीक है, तो बेसिकली ये है पहली थ्योरम। ठीक है ना, तो ये रहा सर्कल, ये गया टेंजेंट और ये रहा रेडियस और ये बन गया परपेंडिकुलर, क्योंकि ये कैसा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आया टेंजेंट, सॉरी अब आ गया टेंजेंट, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये बना रेडियस और ये बन गया 90 डिग्री, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो रेडियस होता है सर्कल का वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बनाओगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर ही बनेंगे, जो कि रेडियस बनाएगा टेंजेंट के ऊपर। समझ में आ गया। पहली थ्योरम है, इजी थ्योरम है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, बस इतना समझ लो। ठीक है, अब आते हैं दूसरी थ्योरम पे। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ करना है तो मैं बताऊंगा अभी अगले स्लाइड में। ठीक है ना, पहले इसको समझते हैं। Tangents from an external point to the circle are equal। थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 1 कहता है कि एक टेंजेंट बनाना है। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना, थ्योरम नंबर 2 कहता है कि अगर मान लो कि यार आपके पास ना एक है एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब कि जो सर्कल के बाहर बन रहा हो, सर्कल के जो अंदर बनेगा इंटरनल पॉइंट, बाहर बनेगा एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल पे बनेगा ऑन द सर्कल। क्लियर है कि नहीं है। तो कह रहे यार कोई अगर एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, ये वाला पॉइंट सर्कल के एकदम बाहर है, इस बाहरी पॉइंट से सर्कल के ऊपर जितने भी टेंजेंट बनेंगे ना वो सारे के सारे इक्वल होंगे। कितने टेंजेंट बन सकते हैं, तो जहां तक मेरे को दिखाई दे रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर बस 2 ही टेंजेंट बना सकते हो। कितनी भी कोशिश कर लो, मिनिमम से मिनिमम 1 बनेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बनेगा, 2 से ज्यादा नहीं बनेगा और बना भी नहीं पाओगे। लेकिन जितने भी टेंजेंट बनेंगे ना वो आपस में इक्वल होंगे। अब अगर यहां पर ध्यान से देखो तो एक टेंजेंट हो गया यहां से P से लेकर के A और एक टेंजेंट हो गया यहां पर P से लेकर के B। तो ये जो दो टेंजेंट आपस में है ना ये आपस में इक्वल होंगे। तो जो PA लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, PB लेंथ के। तो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P आर इक्वल टू द सर्कल। ठीक है कि नहीं है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर अगर टेंजेंट बनाओगे तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ गया यहां तक का क्या हुआ। तो अब तक तो तुमने 2 थ्योरम समझ ली। ठीक है ना। तो सबसे पहला रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर बनाएगा टेंजेंट पे, कहां पर बनाएगा, रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर बनाएगा टेंजेंट पे, कहां बनाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। और जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से सर्कल के ऊपर जो 2 टेंजेंट बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। दोनों थ्योरम है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए समझते हैं थ्योरम को प्रूफ कैसे किया जाएगा, पेपर में प्रूफ आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग ना फॉर्मेट वाइज तो नहीं कराऊंगा। ठीक है ना, फॉर्मेट करने के लिए तुम चाहो तो मैं पीडीएफ भेज सकता हूँ, पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा। लेकिन अभी ना हम इसको एकदम रफली समझेंगे क्योंकि अभी है ना हमारा काम ना समझने का है। ठीक है ना, समझते हैं इसको। अच्छा सर्कल ही मिटा दिया, देखो बन गया। एक टेंजेंट बन के नहीं दे रहा है, चलो बन गया। ठीक है ना, तो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है सर्कल का सेंटर, ये बन गया रेडियस और ये है हमारा टेंजेंट। ठीक है ना, तो बेसिकली मेरे को ये प्रूफ करना है कि जो रेडियस होगा ना वो टेंजेंट के ऊपर क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। लेकिन भाई कैसे बनाएगा, ये होता कैसे करके, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है सच बताऊं तो। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे पता है, हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो लेट सपोज कि यार ये है एक पॉइंट O, ये है एक पॉइंट
ए, ये है एक दूसरा पॉइंट, इसको हम मानेंगे बी मान लेते हैं, चलो ये है एक और पॉइंट, इसको हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट है, ए बी और सी, ठीक है ना। अच्छा अगर तुम थोड़ा ध्यान और दो तो ये जो मैंने नई वाली लाइनें बनाई है, ये सर्कल को भी इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे एक्स, इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे वाई। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा एक्स, वो वाला पॉइंट हो गया हमारा वाई। मेरे को प्रूफ करना है कि जो ओ ए होगा ना वो हमारे टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ये रहा टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के। टेंजेंट को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो हम लेट सपोज इस लाइन को हम लोग मानते हैं पी क्यू। तो ओ ए पी क्यू के परपेंडिकुलर प्रूफ करके दिखाना है। कैसे होगा यार, किस तरह से कर पाएंगे, तो ठीक से समझते हैं इसको एक बार, है ना। देखिए इससे पहले कि मैं ये वाला पूरा बताऊं, एक छोटा सा कंसेप्ट हमको समझना पड़ेगा कि कोई भी पॉइंट होता है ना, कोई भी एक पॉइंट होता है और कोई भी एक लाइन होती है। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को कहा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर, लेकिन ये बहुत ही बेसिक सा सवाल डेफिनेशन है, नो फैक्ट है कि किसी भी तरह के एक पॉइंट से एक टेंजेंट के बीच एक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को बोला जाता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप चाहो तो कई सारे डिस्टेंस बना सकते हो, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाएगा, ठीक है। वो यहां पर यूज करना है, देखते हैं कैसे करके। तो अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो ओ ए है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिकली ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हो गया तो ये ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो जाएगा। लेकिन वो वाली चीज यहाँ पर अप्लाई कैसे हुई, तो बच्चों ये जो सर्कल का सेंटर है ना ये काम करेगा पॉइंट का, और ये जो टेंजेंट है ये काम करेगा लाइन का। और अगर ये शॉर्टेस्ट हो गया तो ये है हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसी तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। तो अब हम इसको छोटा कैसे करें, है कि नहीं है, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे प्रूव करें, क्योंकि उसके बाद ही सारा का सारा काम होगा। तो ना एक बहुत ही छोटा सा एक पहेली था जो बचपन में हमसे पूछते थे, पता नहीं तुम्हें से भी किसी से पूछा ही गया होगा दोस्त वगैरह। तो पहेली ये थी कि इस लाइन को ना छोटा करना है, इस लाइन, अच्छा ये तो पहले से छोटा लग रहा है, इस लाइन को छोटा करना है, ठीक है ना। कैसे छोटा करें, एक बच्चा बोलता है कि भैया मिटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा मिटा के कम कर देते हैं, नहीं लेकिन ऐसे नहीं करना। इसको किस तरह से छोटा किया जा सकता है, इसको एक तरीके से छोटा कर सकते हैं, इसके बगल में एक बड़ी लाइन बना के। समझ में आ गया यहाँ तक का क्या हुआ, तो यानी कि हम इसको छोटा कैसे करेंगे, बाकी सारी लाइनों को बड़ा बना करके। तो ये रही बच्चों बाकी सारी लाइनें। हम क्या करेंगे, हम इन बाकी सारी लाइनों को प्रूफ कर देंगे कि ये बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी सारी लाइनें बड़ी कैसे होंगी, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तुम ना इस लाइन को देखो, इस लाइन का नाम है ओ सी इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट वाई। तो ये बन गया बच्चों ओ सी, और एक है हमारा ये ओ ए। आओ दोनों को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना। बच्चों ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस है आर, और ओ से लेकर के सी तक का डिस्टेंस पता है कितना है, ओ वाई प्लस वाई सी। ओ से लेकर के जो वाई है क्या वो रेडियस है कि नहीं है, लगाओ दिमाग। ओ से लेकर के वाई रेडियस है कि नहीं है, और इसके पास रेडियस से थोड़ा ही सही लेकिन ज्यादा लेंथ है कि नहीं है, यानी कि इसके पास रेडियस से ज्यादा लेंथ है, ये रेडियस से ज्यादा लेंथ हो गया, यानी कि रेडियस से बड़ी लाइन हो गई। तो यानी कि जो ये ओ सी होगा ये ओ ए से बड़ा होगा, क्योंकि ओ ए तो खुद आर के बराबर है, और इसके पास रेडियस प्लस एक्स्ट्रा लेंथ भी है, ये है एक्स्ट्रा लेंथ वाई सी, और इसी वजह से जो वाई सी होगा वो आपके ओ ए से बड़ा होगा, ठीक है कि नहीं है। चलो अब दूसरी लेंथ देखते हैं। दूसरी लेंथ का नाम है बच्चों ओ बी, और ये है ओ ए। तो ये रहा बच्चों ओ बी और ये रहा ओ ए। ओ बी कैसे बड़ा होगा, ध्यान से देखना बच्चों, ये रहा इसका रेडियस, और थोड़ा ही सही इसके पास एक्स्ट्रा है, रेडियस से एक्स्ट्रा लेंथ है इसके पास, यानी कि जो ओ बी है वो भी आपके ओ ए से बड़ा है। तो अगर ओ बी अगर ओ ए से बड़ा होगा तो यानी कि वो रेडियस से बड़ा हो गया, मतलब ओ ए से तो बड़ा हो ही गया। तो यानी कि ओ बी जो है वो ओ ए से बड़ा है, ओ सी जो है वो भी ओ ए से बड़ा है, और दोनों के पीछे का सेम ही रीजन है, दोनों के पास रेडियस से एक्स्ट्रा लेंथ है। और क्योंकि दोनों के पास रेडियस से एक्स्ट्रा लेंथ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ओ ए से लॉन्गेस्ट साइड है, और अगर ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये शॉर्टेस्ट साइड होगा,
और अगर ये शॉर्टेस्ट है, अच्छा एक बच्चा बोलता है पता है क्या, कि भैया एक काम करते हैं कि बहुत ही ज्यादा करीब एक लाइन बना देते हैं, बहुत ही ज्यादा करीब, ठीक है ना, बहुत ज्यादा करीब एक लाइन बना दिए। भाई अगर तुम बहुत ज्यादा करीब अगर एक लाइन बना भी दोगे ना, तब भी इतना सही सही, इतना सही सही, वो रेडियस से थोड़ा सा बड़ा होगा ही होगा। यानी कि बिल्कुल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अगल और बगल जो भी लाइन आप बनाओगे वो रेडियस से हल्का सा बड़ा होगा ही होगा। और इसी वजह से ये हो गई सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ। और अगर ये हो गई सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ, देन वी नो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड हेंस OA is the perpendicular distance between perpendicular distance at the point of contact between radius and tangent। समझ में आ गया यहाँ तक का क्या हुआ? नहीं आया तो एक बार पीछे करके दोबारा एक बार देख लेना, ठीक है ना। अगर इस सबको शॉर्ट में समझना है तो ऐसे समझो कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर विद द टेंजेंट, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक भाग, ठीक है। आइए बच्चों अब थ्योरम नंबर 2 समझते हैं। थ्योरम नंबर 2 देखिए क्या थी। थ्योरम नंबर 2 थी कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर बनाए जाने वाले जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बना लोगे? 2। वो दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कैसे प्रूफ करें भाई? तो सबसे पहले तो सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद प्रूफ करते हैं। तो बच्चों ये बन गया काम चलाओ सर्कल, ठीक है। और अब बनाएंगे टेंजेंट। ये पहला टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट, ठीक है ना, चलेगा, काम चल गया। अच्छा ये वाला टेंजेंट यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाएगा, ये वाला टेंजेंट यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग नाम देंगे P, इसको हम लोग नाम देंगे A, इसको हम लोग नाम देंगे B। तो बच्चों हमको प्रूफ करना है कि जो PA होगा वो किसके बराबर होगा? PB के बराबर होगा। PA जितना टेंजेंट का लेंथ PB जितने टेंजेंट के लेंथ के बराबर आएगा। समझ में आ गया अब तक का? कैसे करेंगे यार? तो यार इसके लिए ना करनी पड़ेगी हमारे को कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है? सबसे पहले तो यार सर्कल का सेंटर, वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो तो होता ही है। कंस्ट्रक्शन ये है कि यार आपको इन तीनों पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ना है। O से A को, O से B को और O से P को। मैंने इन तीनों के तीनों पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ दिया। बच्चों ये वाला जो डिस्टेंस है ये रेडियस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये रेडियस होगा, ये वाला डिस्टेंस रेडियस नहीं होगा, वो पता नहीं क्या होगा लेकिन रेडियस नहीं होगा। तो अब ऐसा कुछ करेंगे कि यार ये जो PA है वो PB के बराबर आ जाए। तो क्या करें क्या करें? बचपन में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि जब दो फिगर आपस में सेम साइज और सेम शेप के होते हैं। हमने ट्रायंगल के लिए पढ़ा था। ट्रायंगल को प्रूफ करने के 5 तरह के रूल थे। साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और एक RHS। 5 तरह के रूल थे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के। इन 5 में से अगर एक रूल भी अगर अप्लाई हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो बच्चों ये रहा एक ट्रायंगल और ये रहा दूसरा ट्रायंगल, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट करूंगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट करने से होता क्या है? कुछ ना कुछ तो होता होगा कॉन्ग्रुएंट करने से, तभी तो करते होंगे। कॉन्ग्रुएंट करने से दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, इक्वल वर्ड यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट अगर अजीब सा लग रहा हो तो। अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं ना, तो पता है क्या होता है? 2 चीजें। सबसे पहला, दोनों ट्रायंगल की सारी साइडें बराबर हो जाती हैं, ठीक है ना। और दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल बराबर हो जाते हैं। सारी साइडें बराबर और सारे एंगल बराबर। तो अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इन दोनों ट्रायंगल के सारे साइड बराबर हो जाएंगे और सारे एंगल बराबर हो जाएंगे। तो करें कैसे करके? क्या रूल लगाए? तो पहले तो देखते हैं क्या क्या बराबर हो सकता है। तो सबसे पहले तो इस ट्रायंगल में ये ओ नाम नहीं दिया मैंने, जो OA होगा वो OB के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के लेंथ किसके बराबर है? रेडियस के बराबर। दूसरा, ये जो OP लेंथ है ऊपर वाला भी इस्तेमाल करता है, ये OP लेंथ जो है वो नीचे वाला भी इस्तेमाल करता है। तो OP लेंथ बराबर में OP लेंथ, OP इज द कॉमन लेंथ। और तीसरा तीसरा बच्चों ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है रेडियस। पिछले में हमने पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होता है वो क्या बनाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये बना परपेंडिकुलर, ये भी क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। तो 90 बराबर 90, रेडियस बराबर रेडियस, कॉमन बराबर कॉमन। तो मैंने 3 चीजें बराबर कर दी। अब दिमाग लगाओ कि मैंने कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई किया होगा। 2 साइडें बराबर करी, एक एंगल बराबर करा है, तो हो सकता है मैंने इसको साइड एंगल साइड से प्रूफ किया होगा, है ना? नहीं। इसको मैंने प्रूफ किया है RHS से। कैसे करके?
आरएचएस का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और 90 डिग्री के अगल बगल वाला कोई सा भी साइड, साइड। तो बच्चों दिमाग लगाओ हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है। इस रूल को कहा जाता है RHS, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड। तो बाय RHS ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं इनकी साइडें बराबर होती हैं। साइडें कौन सी बराबर हो गई भाई, PA बराबर में PB। PA PB कैसे बराबर हो गया, ट्रायंगल बराबर होगा, साइडें बराबर होती हैं, वो एक रूल कहलाता है, रूल कहलाता है CPCT। इसको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, फुल फॉर्म सुनना चाहते हो तो फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और शॉर्ट में अगर इसको समझना है तो ये है कि यार अगर ट्रायंगल बराबर होंगे तो इनकी साइडें बराबर होंगी, इनका एंगल बराबर होगा। तो बाय CPCT ये दोनों साइडें बराबर हो गई हैं, ठीक है ना, साइडें बराबर हो गई हैं। समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ। अच्छा पता है क्या, ये तो रूल हो गया यहाँ तक का खत्म, ठीक है ना। दो चीजें मैंने बता दी कि रेडियस जो रहता है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट इक्वल होते हैं, कंस्ट्रक्शन करके और आगे हो जाएगा। लेकिन पता है क्या, इससे ना और भी कई सारी चीजें प्रूव करी जा सकती है, ठीक है ना। तो अगर मैं बाकी सारी चीजें अगर हटा दूं, अगर मैं बाकी सारी चीजें हटा दूं तो मैं एक चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना इसको। तो बच्चों ये था सेंटर, ये था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, और ये हमने इसको जोड़ा था अगर तुमको याद हो तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमने इसको इसके बराबर कर दिया, कैसे करके, कॉन्ग्रुएंट करके। लेकिन पता है क्या, दो चीजें और बराबर हो सकती हैं और वो काम आती है आगे जाके। ये दो चीजें, ये दिखाई दे रहा है, ये एंगल टेंजेंट के बीच में बन रहा है, नहीं समझे, ये दोनों एंगल टेंजेंट के बीच में बन रहा है, और इस बीच में बनने वाले एंगल को ये काट के निकल रहा है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है ना तो ये दोनों हिस्से आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है ना वो टेंजेंट के बीच वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है। समझ में आ गया, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट। तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। इसको याद रखना, हो सकता है कि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो इसका यूज है। अब एक बच्चा बोलेगा कि भैया अगर ये वाला एंगल बराबर हो सकते हैं, इसका मतलब कि ये वाला भी एंगल बराबर हो सकता है। बिल्कुल, ये वाला भी एंगल बराबर होगा, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर बनेंगे, ये रहे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये सेंटर पर एंगल बना रहे हैं, सेंटर पर जो एंगल बनेगा यार वो भी बाइसेक्ट होगा। ये भी बाइसेक्ट होता है, ये भी बाइसेक्ट होता है। क्या तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ। तो अब तुमने यहाँ तक कुछ चीजें तो समझ ली है। सबसे पहला सर्कल किसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। उसके अलावा कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस जो होता है वो सर्कल के टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाता है। कहाँ परपेंडिकुलर बनाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट बनते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एक्स्ट्रा जो चीजें हमने सीखी वो ये सीखी कि जो लाइन होती है जो सेंटर से लेकर के इस एक्सटर्नल पॉइंट को कनेक्ट करती है, ये टेंजेंट के बीच के एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बाउंड सेंटर बनाता है उस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ तक अब तुमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। तो अब तुम इतने कैपेबल हो गए हो कि अब तुम छोटे मोटे क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोग छोटे मोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करें। छोटा मोटा क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, डरने वाली बात नहीं है, छोटा मोटा क्वेश्चन ही है। इसको ठीक से करेंगे, ठीक से समझेंगे एक बार, ठीक है ना। पहले हम देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले सर्कल है, हाँ पता है हमारे को सर्कल है। ये टेंजेंट जा रहा है, ये सेंटर से इसको जोड़ रहे हैं, सेंटर से इसको जोड़ रहे हैं, दोनों रेडियस है। और यहाँ पर जो ए और बी को जोड़ा जा रहा है इसको कहा जाएगा कॉर्ड। फिगर समझ गया आ गया हमारे को, ठीक है ना। फिगर में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का मोटिव क्या है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो सर्कल का सेंटर है। ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी एक तरीके का कॉर्ड है। ए टी इज द टेंजेंट एट ए, ए टी एक तरह का, ये दिख रहा है ना, ए टी ये एक तरीके का टेंजेंट है, ठीक है ना, एट ए। इफ एंगल ए ओ बी बराबर 100 डिग्री, ए ओ बी। बच्चों ये वाला एंगल अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो इस एंगल की वैल्यू है 100 डिग्री, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100 डिग्री। तो पता लगाना है आपको कि एंगल बी ए टी की वैल्यू क्या होगी। बी ए टी बन गया, अच्छा हाँ दिख गया।
ये रहा बच्चों BAT, ठीक है ना। ये फिगर थोड़ा सा छोटा है, हम एक काम करते हैं थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, फिर समझते हैं क्या है। अब देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो यार ये हो गया AB एज अ कॉर्ड, ठीक है ना। O इज द सेंटर, तो दोनों को जोड़ दो भैया यहाँ से, और AT नाम का यहाँ से कोई टेंजेंट जा रहा है, जाने दो, ठीक है ना, टेंजेंट जा रहा है। तो कह रहा है कि अगर बच्चों ये वाला एंगल अगर 100 डिग्री का है, 100 डिग्री का एंगल अगर यहाँ बन रहा है, तो पता लगाइए यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आइए समझते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो बच्चों दिमाग लगाओ, क्या ये सर्कल का सेंटर है, तो क्या ये रेडियस हुआ कि नहीं हुआ, और ये भी रेडियस हुआ कि नहीं हुआ, तो यानी कि ये दोनों रेडियस हुए। और पता नहीं तुमको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर एक छोटकू सा ट्रायंगल भी बन रहा है, ठीक है ना, दिख रहा होगा ये वाला OAB के नाम से। ट्रायंगल की दो साइडें बराबर है, ऐसा बोलते हैं। लास्ट क्लास हमने लास्ट क्लास मतलब वो 9th क्लास हमने पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइडें बराबर होती है ना, तो उसके दो एंगल भी बराबर होते हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल के अगर दो साइडें बराबर होती हैं, तो उसके दो अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में पता है क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा लेकिन क्या होंगे, अरे मुझे क्या पता यार, लेकिन इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। चलो मान लेते हैं कि इन दोनों एंगल की वैल्यू है हमारी x, वो x होगा तो ये भी तो ऑब्वियसली x ही होगा। अब ट्रायंगल के सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसके भी सारे एंगल का सम 180 होगा, यानी कि 100 और प्लस में ये दोनों x, यानी कि 100 प्लस में 2x किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। क्यों आएगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। 100 वहां पे आके आप माइनस कर दोगे तो वहां पर आएगा 80 डिग्री, तो यानी कि 2x बराबर में 100 180 माइनस 100, या तो 2x बराबर में 80 डिग्री, और 2 से अगर 80 काट दोगे तो कितना आएगा 40 डिग्री, यानी कि हर एक x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 40 डिग्री, यानी कि ये भी 40 हो गया और ये भी 40 हो गया। आइए अब एक चीज और समझते हैं। एक चीज और समझते हैं कि अब ये हो गया हमारा 40 डिग्री का एंगल, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो तो बच्चों, क्या ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, ये रेडियस नहीं है, ये टेंजेंट नहीं है, तो क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहां पे 90 डिग्री नहीं बनाएगा, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री नहीं बनाएंगे। अब 90 डिग्री के देखो बच्चों दो हिस्से हैं, एक तो हो गया ये वाला हिस्सा, ये है x, लेकिन जो अभी अभी पता लगा हमको 40 डिग्री के बराबर है, और ये वाला एंगल हमको पता करना है। तो पूरा अगर 90 है, उसमें से अगर मैं 40 वाला पार्ट हटा दूंगा तो बचेगा क्या, 50, एंड 50 इज द आंसर, ठीक है ना। तो यानी कि जो एंगल BAT है इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 50 डिग्री। बताइए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है यहाँ तक का। एंगल BAT बराबर में 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा बच्चों अगला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स, यहाँ पर PA और PB दो टेंजेंट्स हैं, आराम से दिख गया होगा, ये रहा PA ये रहा PB, दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है ना। सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, O पे। APB एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ये रहा 60 डिग्री। ये थोड़ा लाल कर देता हूँ भाई, हरा पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, ठीक है ना। हमको क्या पता लगाना है, OAB की वैल्यू। तो ये रहा O, ये रहा A और ये रहा B। और कसम से बोल रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन ना लगभग लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो अगर पिछले क्वेश्चन में तुमको ये समझ में आ गया कि यार दो ट्रायंगल की साइड बराबर होती है तो दो एंगल बराबर होता है, तो इसमें भी सेम केस है, ये दोनों साइडें बराबर होंगे, तो यानी कि ये दोनों एंगल बराबर होगा। इसको x मान लो तो भाई ये भी x हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा 180 डिग्री। 180 में से 60 हटा दो तो बचेगा कितना, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री इन दोनों में इक्वली बटेगा, इक्वली बटेगा यानी कि हर एक को कितना मिलेगा, 60 डिग्री। इसको भी 60 मिला, इसको भी 60 मिला। अब दिमाग लगाएंगे हम यहाँ पे कि OAB की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये वाला एंगल पता लगाना हमारे को, OAB। तो टेंजेंट रेडियस 90 बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ये 90 बना तो बच्चों ये वाला तो हमें पता है 60 डिग्री का एंगल है। तो अगर 90 में से बच्चों अगर ये वाला हिस्सा अगर 60 है तो बाकी का बचा हुआ कितना हिस्सा होगा, वो होगा 30 डिग्री। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक बार अपने आप भी ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। ये देखते हैं, ये भी लगभग सेम ही लग रहा है, पता नहीं क्या है, सेम है कि नहीं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल।
सर्कल का सेंटर कौन है? ओ। पी क्यू इज अ कॉर्ड एंड पी टी इज द टेंजेंट। पी क्यू है कॉर्ड और पी टी है टेंजेंट। पी टी ये रहा टेंजेंट। पी ओ क्यू की वैल्यू है कितनी? 70 डिग्री। पी ओ क्यू है 70 डिग्री। सेम क्वेश्चन है भाई, कुछ भी अलग नहीं है। टी पी क्यू की लेंथ बतानी है, बताओ कितना होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन आसान ही है, ये वाला भी हो जाएगा बड़े आराम से। ये वाला क्वेश्चन देखो, दो साइडें बराबर है, पता लगाना है हमको, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ बतानी है। एंड हु इज द कॉर्ड? ऑब्वियसली ए बी इज द कॉर्ड। तो बताइए बच्चों कैसे निकालोगे ए बी की लेंथ, ठीक है ना। तो यहां बन रहा है 90 डिग्री। तुमने ट्रायंगल के बारे में सुना होगा बच्चों, ट्रायंगल है, बड़ा फेमस है ट्रायंगल है, इसको कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल बनता है 90 डिग्री, इसका ठीक सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनस। बाकियों को आप परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हो। तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है ना। एच मतलब होता है हाइपोटेनस, हमें मालूम नहीं है अभी कितना है। पी मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी कि 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगल बगल वाली साइडें 90 डिग्री के अगल बगल वाली साइडें परपेंडिकुलर और बेस होती हैं। 90 के अगल बगल वाली साइडें, ठीक है ना। परपेंडिकुलर 10 का स्क्वायर, बेस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा मालूम है? 200। और बराबर में क्या चल रहा होगा? h का स्क्वायर। अब h कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? तो बच्चों स्क्वायर हटा के हम लोग लगा देंगे क्या? रूट। और हाइपोटेनस किसके बराबर आएगा मालूम है? पता है बच्चों 200 को क्या लिखेंगे? 200 को लिखेंगे 2 इंटू में 100। हमेशा ऐसे करना, जब भी कोई वैल्यू ना अगर रूट के अंदर होती है ना, तो हमेशा उसको ऐसे तोड़ना, ऐसे फैक्टराइज करना। फैक्टराइज मतलब दो पार्ट्स में तोड़ना, कि एक हिस्सा हो उसका परफेक्ट स्क्वायर और एक हिस्सा उसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। या फिर अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर तो ज्यादा अच्छा है। तो एक हिस्सा इसका परफेक्ट स्क्वायर, एक हिस्सा इसका नॉन परफेक्ट है। यह है परफेक्ट 100, बाहर निकल के क्या बनेगा? 10। ये बेचारा नॉन परफेक्ट अंदर ही रह जाएगा, क्या बनेगा? 2। तो बच्चों जो हाइपोटेनस की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 10√2 सेंटीमीटर। और ऐसे क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट बताऊं, इसका हाइपोटेनस मतलब परपेंडिकुलर और बेस अगर आपको दिया है ना, तो हाइपोटेनस हमेशा आप निकालोगे बिना इतना फालतू का झंझट करे हुए। सिंपल सा तरीका है। ट्रायंगल इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और वो भी कोई ऐसा वैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट आइसोसेलेस मतलब क्या? राइट एंगल और आइसोसेलेस। राइट एंगल भी हो, 90 डिग्री बन रहा हो और दोनों साइडें भी बराबर हो, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, तो पता है कितना होगा? 3√2। अगर ये 5 हुआ और अगर ये 5 हुआ, पता है ये कितना होगा? 5√2। अगर ये a हुआ, अगर ये a हुआ, पता है ये कितना होगा? a√2। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? तो ये चीज है, ठीक है। ये रहा बच्चों अगला, आओ इसको भी ट्राई मारेंगे। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ टेंजेंट। पी क्यू आर कहाँ है भाई? पता नहीं, कहीं तो होगा। पी क्यू आर पी क्यू आर इज अ टेंजेंट, सॉरी पी क्यू इज अ टेंजेंट, पता नहीं है, ठीक है ना, एट अ पॉइंट सी। तो ये जो टेंजेंट है ये पॉइंट सी पे, अच्छा ये आर नहीं है फिर, मतलब कुछ पी क्यू इज अ टेंजेंट है, सी पे बन रहा है टेंजेंट, ओ है सर्कल का सेंटर, ए बी है इसका डायमीटर। तो आपको दिया हुआ है कि एंगल सी ए बी की वैल्यू है 30 डिग्री। अब ये सी ए बी कौन सा एंगल है? तो बच्चों ये रहा एंगल सी ए बी। सी ए बी ये एंगल हमको दिया हुआ है 30 डिग्री का, ठीक है। तो पता लगाना है आपको कि पी सी ए की वैल्यू कितनी होगी, पी सी ए की वैल्यू, ठीक है। आओ देखते हैं। तो बच्चों ये वाला है एंगल 30 डिग्री का, और पी सी ए ये रहा। हमारे को ये वाला एंगल निकाल करके बताना है, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, जबकि दिया क्या हुआ है? ए बी इज अ डायमीटर हमको पहले से दिया हुआ है, तो ठीक है, समझ में आ गया हमारे को। अच्छा यार, एक ना मेरे को कंसेप्ट बताना, छोटा सा, बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है वो है ये कि ये ना एक सर्कल है और ये है एक डायमीटर, और ये बन गया एक ट्रायंगल। डायमीटर जो होता है ना, वो सर्कल को दो पार्ट्स में तोड़ता है, दोनों के दोनों पार्ट सेमी सर्कल होते हैं, सॉरी, दोनों के दोनों पार्ट सेमी सर्कल होते हैं। तो बच्चों ये रहा एक सेमी सर्कल, ठीक है ना, ये बन रहा है ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल होगा ना वो ऑलवेज एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि हमेशा यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का, ऑलवेज एट 90 डिग्री।
तो ये चीज मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार यहाँ पर ना उसका यूज है, बस इस वजह से। तो बच्चों ये ध्यान से देखो, तो ए भी एक डायमीटर हो गया, ये हो गया ए सी बी, और ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। दिमाग लगाओ कैसे हुई है, समझ में आ गया। सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का, बाउंड्री को टच करना चाहिए, ठीक है। ये वाला एंगल हमारे को दे रखा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। ये वाला एंगल हमारे को दे रखा है 30 डिग्री का। अब आपको पता लगाना है बच्चों की पी सी ए की वैल्यू कितनी होगी, पी सी ए। तो देखो बच्चों कैसे पता लगाओगे सिंपल है यार, पता है क्या, इसमें करनी पड़ेगी हमको छोटी सी कंस्ट्रक्शन, और ये रही वो कंस्ट्रक्शन, दिख रहा होगा तुम्हारे को, ठीक है। ये रही बच्चों कंस्ट्रक्शन। अच्छा ध्यान से देखो तो यार ये रेडियस है कि नहीं है, फिर तो ये भी रेडियस है। ये एंगल 30 बन रहा है कि नहीं, तो यानी कि ये भी 30 बन रहा है। अच्छा वो 90 वाला काम नहीं आएगा अभी, ठीक, ये भी 30 बन रहा है, ठीक है। दिमाग लगाइए बच्चों, ये है रेडियस और ये है टेंजेंट, तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए बकायदा 90 डिग्री। अब ये 90 में से बच्चों ये वाला तो 30 हो गया, तो बाकी का बचा हुआ कितना होगा बच्चों, बाकी का बचा होगा 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा वो काम नहीं है, मेरे को लगा काम आएगा वो, लेकिन काम नहीं है। लेकिन हाँ तुमको नॉलेज में इजाफा हो गया, तुमको पता लग गया कि एक सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल एक 90 डिग्री का होता है। इसमें काम नहीं आया, लेकिन हाँ इससे काम चल गया अपना। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको बीओसी पता लगाना है। देखो क्या दिया हुआ, इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर हो। ये भी टेंजेंट है भाई, ये भी टेंजेंट है, और यहाँ पर एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। आपको पता लगाना है कि एंगल बीओसी की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों ये रहा एंगल बीओसी, और इसकी वैल्यू हमारे को पता लगानी है कितने डिग्री की है, जबकि ये हमको पहले से पता है वो कितना होगा। एक शॉर्टकट बताऊं, शॉर्टकट बाद में बताऊंगा, पहले मेहनत करेंगे, ठीक है ना। शॉर्टकट बाद में बताएंगे, पहले मेहनत करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो बच्चों ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो यानी कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं अभी, तो ये 40 डिग्री है, दो साइडें बराबर यानी कि दो एंगल बराबर होंगे, ठीक है ना। इन दोनों को एक्स एक्स मान लो। ट्राइंगल के सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये 40 और ये हो गया x, और ये भी हो गया हमारा x, ठीक है ना। तो 40 प्लस में 2x किसके बराबर, 180 के बराबर। 40 से ये 180 वहां पे आके माइनस हो जाएगा, तो जो बचेगा वो बचेगा 140 डिग्री। 140 को भी तुम अगर और आधा कर दोगे तो बचेगा कितना, 70 डिग्री। तो यानी कि इस x की वैल्यू आ गई हमारी 70 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो गया 70, और ये भी कितना हो गया 70। बच्चों दिमाग लगाओ, क्या ये रेडियस है कि नहीं है, क्या ये टेंजेंट है कि नहीं है, क्या यहाँ 90 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, 90 तो बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, 90 तो बनेगा। अच्छा 90 का एक हिस्सा 70 है, तो बाकी का हिस्सा कितना होगा, 30 होगा कि नहीं होगा। यानी कि जो छुटकुस एंगल यहाँ पर बन रहा है, बहुत ज्यादा छुटकुस एंगल है, ये 30 डिग्री का होगा। और सेम वो छुटकुस एंगल यहाँ पर भी जब बनेगा ना, वाह, यहाँ पर भी जब बनेगा ना, तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 30 डिग्री का। समझ में आया कि नहीं आया, ये भी होगा 30 डिग्री का। अब यहाँ पर दोबारा से ट्रायंगल दिख गया तुमको, इतना पतला सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये दोनों है इसकी रेडियस, ये दोनों है इसके एंगल 30 डिग्री। अब आपको ये वाला एंगल पता लगाना है, क्या करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, इन दोनों को जोड़ो, 180 से माइनस करो, पता लगा लो कितना होगा। तो दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और अगर 120 में से माइनस कर दे तो सॉरी 180 में से माइनस कर दे तो कितना बचेगा 180 से माइनस करेंगे कितना बचेगा, आगे समय याद आएगा 120 डिग्री। मे भी शायद यहाँ पे कुछ गलती हुई है, एक बार देख लूं मैं। 40 प्लस में 2x बराबर में कितना 180, या तो 2x बराबर में कितना 180 माइनस 40, या तो 2x बराबर में कितना 140 या 70। तो x की वैल्यू तो आ गई 70, ठीक है। अच्छा यार मैंने माइनस करने में गलती कर दी, सॉरी यार, देखा होता है। ये 20 डिग्री का एंगल है, ये 20 डिग्री का एंगल है, सॉरी यार गलती हो गई, ठीक है ना। ये कितने डिग्री का एंगल है, 20 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना।
20 और 20 कितना हो गया 40, 40 को अब हम माइनस कर देंगे उससे तो कितना बचेगा हमारे पास 40 आ गया। टोटल सम 180 का होता है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 140। ठीक है कि नहीं है। अच्छा मैं 120 में आंसर में पता है गलत क्यों बोल रहा था, क्योंकि मेरे को ना एक छोटी सी ट्रिक पता थी। देखो ट्रिक ये थी, वैसे तो तुमको मेहनत करनी तो मेहनत कर सकते हो, वरना ट्रिक तो होती है बच्चों ये हो गया सर्कल और ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, ध्यान से समझना, ट्रिक है ये कि टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है ना, टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर पर एंगल बनाता है बच्चों, ये दोनों एंगल आपस में होते हैं सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं ये, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों एंगल को जोड़ के कितनी डिग्री का सम बनेगा, 180 डिग्री का सम बनेगा। तो अगर ये है 40 डिग्री का एंगल, तो ये पता लगाने के लिए भाई मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, मैं सिंपल पता क्या करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा और देखूंगा कि वो सॉरी ये 40 डिग्री है, 180 से माइनस कर दूंगा, 180 से माइनस करते हुए जितना भी बचेगा वो इस एंगल की वैल्यू होगी। कितनी होगी इस एंगल की वैल्यू, 140 डिग्री। समझ में आ गया था क्या? चाहो तो मेहनत कर सकते हो, उससे बस कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत जल्दी से झटके में करना है, 10 सेकंड के अंदर अगर क्वेश्चन करना है तो वही ट्रिक काम करेगी। टेंजेंट के बीच का एंगल और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो सेंटर पर आते हैं वो एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर अ सर्कल टचेस द साइड DF एंड ऑफ अ ट्रायंगल EDF। अच्छा ये है, हाँ पहले पूरा पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर अ सर्कल टचेस द साइड DF ऑफ अ ट्रायंगल EDF एट H touches AD and EF produced at K and M respectively. If EK बराबर 9 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल EDF। ठीक है कि नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो क्या है, कह रहा है कि यार एक ना ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है EDF, ये रहा ट्रायंगल EDF करके। ठीक है, ट्रायंगल का नाम है EDF, ये सर्कल को टच करता है एक पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम है हमारा H। बेसिकली ये जो DF है ना वो सर्कल के लिए टेंजेंट माना जाएगा। हर वो लाइन जो कि सर्कल को टच करती है वो सर्कल के लिए तो टेंजेंट ही माना जाएगा, है कि नहीं है। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि यार अगर हमने ED को आगे बढ़ाया, वो सर्कल को पॉइंट K पे टच करता है, EF को हमने आगे बढ़ाया, वो सर्कल को पॉइंट M पे टच करता है। तो आप ये बताइए कि ट्रायंगल EDF का पेरीमीटर कितना होगा। ये रहा ट्रायंगल EDF, इसका पेरीमीटर क्या होगा। अगर E से लेकर के K तक की लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार आता है। ठीक है ना, तो इसको एक बार ठीक से समझ लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों, ये ट्रायंगल में E के 9 सेंटीमीटर दिया हो तो ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा। अरे देखो बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने थ्योरम नंबर 2 क्या पढ़ा था। थ्योरम नंबर 2 था कि यार किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे बनने वाले टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होंगे, 2 पॉइंट से 4 टेंजेंट इक्वल होंगे, मतलब आपस में पेयर वाइज। ठीक है ना, 3 पॉइंट से 6 टाइप के पेयर वाइज टेंजेंट इक्वल होंगे। तो बच्चों अगर मैं E को अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लूं तो क्या आपको यहां पर 2 टेंजेंट दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा होगा आपको EK और एक दिखाई दे रहा होगा आपको EM। और क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर बने तो इनकी लेंथ बराबर होगी 9 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। और ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ये रहा टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट, है कि नहीं है। तो यानी कि जो DH होगा वो DK के बराबर होगा, है कि नहीं। तो DH बराबर में DK, लेंथ कितनी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बराबर तो होगा। F, ये भी 2 टेंजेंट है भाई, ये भी बराबर होंगे। तो यानी कि जो FH होगा वो आपके FM के बराबर आएगा। तो ये सब कुछ हमको मिल गया। लेकिन अब हम ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालें, तो स्टार्टिंग हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, फिर इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा ऑब्वियसली। स्टार्टिंग हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है ना। ये हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल EDF, ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल EBF। बच्चों पेरीमीटर का मतलब क्या होता है मालूम है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड। तो इस ट्रायंगल के सारे साइड का सम, ट्रायंगल की साइड कौन सी है भाई, ED DF EF। तो ED प्लस में DF और प्लस में EF, है कि नहीं, सभी का सम होता है हमारा पेरीमीटर।
अच्छा, ये बीच वाला आपको डीएफ दिखाई दे रहा होगा, ये रहा डीएफ। बच्चों क्या हम डीएफ के दो टुकड़े कर सकते हैं? हाउ करते हैं? तो ये हो गया ईडी, जो डीएफ होगा वो दो पार्ट्स में टूटेगा, डीएच और एचएफ, डीएच एचएफ, आखिरी वाले को ऐसे रहने दो, ईएफ। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? आप पता क्या करूंगा, अब ये करूंगा अच्छा सॉरी, ये बाद में करूंगा। ईडी, बच्चों दिमाग लगाओ, क्या ये डीएच और ये डी के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो एक काम करते हैं, जो ये डीएच है उसको हटा करके हम लोग डी के लिख देते हैं, ठीक है ना। तो डीएच हट गया, डी के लग गया, ठीक है, लिख सकते हैं इक्वल टेंजेंट है। एचएफ, बच्चों ये जो एचएफ होगा वो एफएम के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, एचएफ जो होगा वो एफएम के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो एचएफ हटा के हमने क्या लिख दिया, एफएम लिख दिया, और प्लस में क्या चल रहा है, ईएफ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको और इसको, ईडी और डीके, बच्चों ईडी और डीके मिल करके एक सिंगल बड़ी लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? ईडी और डीके जब दो लाइन आपस में मिलती है ना, तो मिल करके एक बड़ी लाइन बनाती है। तो ईडी और डीके मिल करके एक बड़ी लाइन बनेगी, और इस बड़ी लाइन का एक सिंगल नाम होगा, इसका नाम होगा ईके, ठीक है ना। ईएफ और एफएम दोनों साइडें जुड़ेंगे और जुड़ करके एक बड़ा लाइन बनेंगे, उस बड़ी लाइन का नाम होगा ईएम। समझ में आ गया? अच्छा, ईके और ईएम बराबर होंगे, ये रहा ईके ईएम बराबर, ठीक है ना। दोनों की लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, ईके को ईके रहने देते हैं, ईएम को भी लिख देते हैं ईके, या फिर ईके प्लस में ईके क्या हो जाएगा मालूम है, 2ईके। और हमको तो मालूम है कि भाई ईके की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। और अगर ये मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। किसका, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल EDF इज 18 सेंटीमीटर। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? शॉर्टकट बताऊं, ऐसी फिगर दिखते ही, ऐसी फिगर बहुत आती है पेपर में, ऐसी फिगर दिखते ही टेंजेंट की लेंथ का कर दो दुगना, अपने आप ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। प्रूफ दिखाऊं, ये रहा प्रूफ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल EDF, ठीक है कि नहीं है? देखो पता है क्या सिचुएशन ये है कि यार ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो 1 नंबर में तो पूछा जा सकता है, लेकिन ये सेम टू सेम क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ये सेम क्वेश्चन शायद 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है कि नहीं है? 3 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा कुछ इस तरीके की, प्रूफ दैट, ठीक है ना, प्रूफ दैट की जो पेरीमीटर होगा वो टेंजेंट की लेंथ के 2 टाइम्स के बराबर होगा, या फिर जो टेंजेंट होगा वो पेरीमीटर के हाफ के बराबर होगा। कैसे करना है, 2 को नीचे भेज देना है। समझ में आया था क्या हुआ? तो ये वाला आपको पेपर में 1 नंबर के लिए नहीं करना है, 1 नंबर के लिए तो सीधा दिमाग में रखना है कि हाँ टेंजेंट की जो लेंथ होगी, टेंजेंट की जो लेंथ होगी उसका दुगना करके आपको क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। क्लियर है कि नहीं है? और अगर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है तो उसका हाफ करके टेंजेंट की लेंथ निकल सकती है। तो ये बात ध्यान में रखना, पेपर में काम आएगा, ठीक है? समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है ये फाइंड द लेंथ ऑफ ईच, अच्छा सॉरी, इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स। बच्चों ये रहे PA और ये रहे PB, ये 2 टेंजेंट है, आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। इस P से दोनों ड्रॉ किए गए, ठीक है ना, टू अ सर्कल विथ सेंटर एट C। सेंटर कहाँ पे इसका, C पे। रेडियस 4 सेंटीमीटर है, PA जो है वो PB के परपेंडिकुलर है, जो रेडियस है ये वाली ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर का रेडियस। यार ये भी रेडियस होगा कि नहीं होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इन दोनों टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी। एक समझदार बच्चा अब तक आंसर निकाल चुका होगा, पता है कैसे करके, दिमाग लगाओ रेडियस टेंजेंट 90 बनेगा कि नहीं बनेगा, रेडियस टेंजेंट 90 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब दिमाग लगाना, इस क्वाड्रिलेटरल के, क्वाड्रिलेटरल ही बोलेंगे यार, है कि नहीं है, 4 साइड से जुड़ करके बनने वाला क्लोज फिगर क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल। तो जो ये क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है ना, जो ये क्वाड्रिलेटरल होगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90, दूसरा एंगल 90, तीसरा एंगल 90, चौथा एंगल 55 डिग्री होगा क्या, वो भी तो 90 होगा। सारे एंगल का 360 होता है ना, ये भी तो 90 होगा।
है कि नहीं है? तो ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये स्क्वायर हो गया है ना, वैसे स्क्वायर हो गया है, ठीक है ना, लेकिन इतना जल्दबाजी नहीं करना है, पहले एक बार ठीक से कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि यार ये वाला क्वेश्चन अभी तो 1 नंबर में पूछा गया है, प्रूफ करने के लिए हो सकता है 3 नंबर में पूछ रहा है प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर, 2 नंबर में पूछ रहा है प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर, कैसे करोगे? तो कंसेप्ट समझते हैं बेसिकली। तो हर किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर कोना 90 डिग्री हो जाता है ना, तो बच्चों वो स्क्वायर नहीं होता है, वो रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। तो ये रेक्टेंगल भी तो हो सकता है, मैं इसको स्क्वायर कैसे प्रूफ करूं? अभी के लिए आपको मानना पड़ेगा कि ये रेक्टेंगल है, तो लेट ए पी बी सी इज अ रेक्टेंगल अभी के लिए। लेकिन रेक्टेंगल की अपोजिट साइडें बराबर होती है कि नहीं? अपोजिट साइडें बराबर होती है रेक्टेंगल की, तो इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर होगा, तो यार ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा, और ये 4 है तो बच्चों ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। 4 4 4 4 90 90 90 90, हर साइड 4 सेंटीमीटर और हर कोना 90 90 डिग्री। ऐसा कौन करता है भाई? ऐसा तो स्क्वायर करता है। समझ में आ गया आता का क्या हुआ? और बातों बातों में पता नहीं तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, मैंने टेंजेंट की लेंथ भी निकाल दी है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ये अगला क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे ट्राई कर पाएंगे, ठीक है ना। ये 50 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा इसका भी एक शॉर्टकट बता सकता हूँ मैं तुम्हारे को, मालूम है क्या? इसका शॉर्टकट है ये, जैसे 50 डिग्री हो गया ना, इसको जोड़ देंगे। 1 नंबर का तो क्वेश्चन है, जोड़ दो, कंस्ट्रक्शन में लिखने की जरूरत है। ये 50 डिग्री है, तो ये पता है कितना होगा? 180 से माइनस कर दो, कितना आएगा तुम्हारा? 130 डिग्री। तो ये आएगा 130। 130 डिग्री, 130 को 180 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा? 50 डिग्री, है कि नहीं है? 50 डिग्री को इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हर एक हिस्से में कितना आएगा? 25 डिग्री का एंगल। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे वाला? आसान क्वेश्चन है। अगला है ये इसमें आपको ए और बी एंगल निकालना है। तो बच्चों मैं पता नहीं यार मैं क्यों करा रहा हूँ, 50 डिग्री है, ये भी 50 होगा, दोनों का सम सॉरी तीनों का सम 180 होता है, तो ये 50 और ये 50, तो भाई ये 90 होता है कि नहीं होता है? लगाओ दिमाग, ये वाला 90 होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? 90 में से वो 50 दिया ही हुआ है, तो ये बाकी का बचा हुआ 40 होगा, बाकी का बचा हुआ 40 होगा, लगा दो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी, निकाल लेना एंगल ए होगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला भी सिंपल ही लग रहा है, पता नहीं क्या है, पूरा पढ़ लेता हूँ। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू एक तरीके का कॉर्ड है, सेंटर है ओ, पी टी इज द टेंजेंट, बच्चों ये टेंजेंट है, क्यू पी टी बराबर में 60 डिग्री, क्यू पी टी, क्यू पी टी, अच्छा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, आपको पता लगाना है पी आर क्यू की वैल्यू कितनी होगी, पी आर क्यू, ये वाला एंगल हमको पता लगाना है बच्चों। लगाओ दिमाग, कैसे हो सकता है ये वाला? अच्छा पता है क्या, ये जो डॉटेड लाइन है ना, यार इसको ना कंस्ट्रक्शन की तरह मानना, ठीक है, इसको आप लोग कंस्ट्रक्शन की तरह मानना, क्योंकि हो सकता है कि जो एक्चुअल पेपर में फिगर है उसमें ये डॉटेड लाइन ना हो, ठीक है ना। तो मैंने तो पता नहीं गलती से दे दी है, नहीं देनी चाहिए थी, तो पेपर में मान लेना कि भाई ये तुम्हें अपने आप ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर डॉटेड लाइन पहले से बना हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये वाला एंगल है पूरा 60 डिग्री का, और आपको पता लगाना है एंगल पी आर क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो ये रहा एंगल पी आर क्यू। कैसे पता लगाओगे? अगर आपको पता लग जाए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पता लग गया, आराम से सारा काम हो जाएगा। लेकिन ये वाला एंगल हमारे को पता लगेगा कैसे करके? ठीक है ना, ये वाला एंगल हमको पता लगेगा कैसे करके? सिर्फ इतना इतना पूरा नहीं, सिर्फ, अरे यार सिर्फ इतना कैसे मालूम पड़ेगा? तो देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है? अच्छा कैसे करके हुआ 90 डिग्री? ये हुआ रेडियस और ये क्या हुआ? टेंजेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा अब इस 90 में से भी ना, इस 90 में से भी बच्चों ये वाला पार्ट कितने डिग्री का है? ये वाला पार्ट क्यूबिटी है ना यहाँ पे 60 डिग्री का, तो ये वाला पार्ट कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो अगर टोटल 90 है, ये वाला पार्ट 60 है, तो यार ये जो बाकी का बचा हुआ पार्ट होगा ये 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे? 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये वाला जो पार्ट होगा बच्चों ये भी 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं है बच्चों? 30 और 30 60 डिग्री, ठीक है ना। 180 में से इसको माइनस कर देना, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा, है कि नहीं है? लेकिन भाई हमें तो ये वाला एंगल पता लगाना है, मैं वहां क्यों जा रहा हूं?
देखो एक ना छोटी सी थ्योरम होती है, छोटी सी थ्योरम होती है 9th क्लास की, ऑब्वियसली यार 9th क्लास में थ्योरम यूज आएगी ही आएगी, ठीक है ना। सर्कल चैप्टर रिलेटेड होते हैं आपस में। ये फिगर तुमने पक्का देखा होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम बच्चों ने वाला फिगर पक्का देखा ही होगा। तो पता थ्योरम क्या थी? थ्योरम थी ये कि जो आर्क, ये रहा आर्क, ये जो झूला आर्क दिख रहा है ना, आर्क, ये सेंटर पर भी एंगल बना रहा है और ये बाउंड्री पर भी एंगल बना रहा है। तो थ्योरम ये कहता है कि जो सेंटर पर एंगल बनता है ना, वो बाउंड्री का डबल होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो बाउंड्री में बनने वाला एंगल होता है वो सेंटर का क्या होता है? हाफ होता है। तो लेट सपोज कि यार बाउंड्री पे बन रहा है x, तो सेंटर पे बनेगा 2x। समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ? बाउंड्री पे बनेगा 2x तो सेंटर पे बनेगा 4x। बात क्लियर है कि नहीं हुई? अब ये तो मैंने आर्क बनाया है छोटा, अब अगर आर्क बनेगा बड़ा तो फिगर बनेगी ऐसी। मान लो कि बच्चों ये है आर्क, ये वाला है आर्क, और ये आर्क जब सेंटर पे बनाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, और फिर ये एंगल यहाँ पर बनाएगा, और ये आर्क अगर बाउंड्री पे एंगल बनाएगा तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। और अभी भी जो रूल ये वाला अप्लाई हो रहा था वही सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि इस बाउंड्री पे बनने वाला एंगल जो होता है, वो सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है ना, वो बाउंड्री का डबल होता है। तो अगर ये x हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 2x। तो ये मैं कहाँ से इससे रिलेट करूं? तो जो हमने मेहनत करके पता लगा लिया है, ये एंगल है हमारा 120 डिग्री का, पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, तो ये बाकी का बचा होगा हमारा कितना? 360 में से इसको हटा दो तो कितना बचेगा? 240। ठीक है कि नहीं है? क्या आपको ये बचा हुआ आर्क दिखाई दे रहा है? इसको ना ऐसे घुमा दो तो ये ऐसे दिखेगा। समझ में आ गया था क्या हुआ? तो ये बाकी का बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का है? ये 240 डिग्री का। 240 डिग्री, तो ये वाला एंगल पता है कितना होगा? ये वाला एंगल इसका हाफ होगा। तो अगर ये 240 तो ये वाला कितना होगा? 120 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको बच्चों दोबारा बोल रहा हूँ, बिल्कुल गलत मत समझना। कोई बच्चा यहाँ पर ये दिमाग ना लगा ले कि पिछले क्वेश्चन में तो ट्रिक लग रहे थे। अच्छा मैं समझ गया, इस क्वेश्चन में तो ट्रिक ये है कि ये 120 डिग्री तो ये 1, कुछ भी नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि अगर ये 120 तो ये भी 120, कुछ भी अलग हो सकता है। अभी बस ये केस बन गया है कि ये वाला दोनों 120 आ रहा है, वरना ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया यहाँ तक का? तो ये चीज़ है।